नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विकास SK मैथ्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उससे संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो आपको समझाए। इस वीडियो में मैं आपको 16.1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊँगा। निवेदन है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखें ताकि मैं आपको शीघ्रता से उन क्वेश्चनों को समझा सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक घनाभ के बारे में ये कह रहा है, तो हम घनाभ बना लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई घनाभ है, इसकी लंबाई हम यहाँ लिख देंगे जो कि दी हुई है 12 सेमी, चौड़ाई दी हुई है इसकी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से हल करेंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। ये सभी आप सभी प्रश्नों में लिख सकते हैं। घनाभ की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कह रहा है ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको ए मान लेंगे, एरिया हम इसको कह रहे हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये इसका सूत्र है। मान रखेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू लंबाई की जगह 12 इंटू चौड़ाई की जगह 9 प्लस चौड़ाई की जगह 9 इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया 2 इंटू 12 इंटू 9 हो गया 108, 9 इंटू 5 हो गया 45, 12 इंटू 5 हो गया 60। ये हो गया 2 इंटू, इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 और 8 13 के 3 हासिल के 1 6 7 7 और 4 11, 11 के हासिल के 1 और 1 2, 213 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 4, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक क्या लगाएंगे, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद देखिए आगे ये पूछ रहा है हमसे आयतन भी ज्ञात करो इसका। तो घनाभ का आयतन हमें पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान रखेंगे इसमें आयतन को v से रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसको वॉल्यूम। तो v बराबर लंबाई की जगह आ गया 12 इंटू 9 इंटू 5। हल करते हैं, क्या आता है देखो, 45 को किससे गुणा करना है, या 12 पंजे 60, 60 को 9 से गुणा किया 540 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ जाएगा आयतन और ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सूत्र याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर को जो नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने सारे सूत्र याद कर लिए होंगे पिछले वीडियो को देखकर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट लगा लीजिएगा इस पे। 3 घनों की भुजाएं दी हुई 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः क्या क्या दी हुई है, 8 6 और 1, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इनसे नया घन बनाया जाता है। तो माना नए घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। मात्रक उसका जो भी आएगा मतलब मान जो भी आएगा उसमें मात्रक क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। तो
हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, देखो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई 3 घन है, तीन घन में मान लेता हूँ, मान लीजिए पहला घन ये है, दूसरा घन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तीसरा घन हम यहाँ मान लेते हैं। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं। तो इन सबकी भुजा दी हुई, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। कंडीशन क्या है, देखो इन तीनों घनों को पिघला के एक नया घन बनाया जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये नया घन है, इससे बनाया हुआ है। एक बार बिगड़ने के बाद फिर दिक्कत आती है इसको बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 3 घनों को पिघला के एक नया घन बनाया गया। इसकी भुजा हमने क्या मानी हुई है, x मानी हुई है। अब ये कह रहा है इनको पिघला कर ये बनाया है, तो पिघला के बनाया है तो सीधी सी बात है, जब भी ये कहता है कि एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जा रही है तो हमेशा वहाँ आयतन काम में आएगा। तो इन तीनों घनों के आयतनों का योग क्या इसके बराबर हो सकता है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ना ये कि इन तीनों घनों के आयतन को अगर हम जोड़ें तो ये घन बनेगा, क्योंकि इन्हीं को पिघलाकर ये बनाया गया है। तो ये इसका कंसेप्ट है जो हमें समझना जरूरी है। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमने देखा इसमें कि 3 घनों को पिघला के एक नया घन बनाया गया है। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जो अज्ञात पद है उसको हम बाईं तरफ रखते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं नए घन का आयतन, और इसको मैं मान लेता हूं b बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। हमें याद होना जरूरी है कि जब घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब, ये घन का आयतन है, ठीक। आगे चलते हैं, देखो तो v बराबर हो गया तीनों घनों के आयतनों का योग। तो सबसे पहले 8 का क्यूब, फिर यहाँ भी देखो नए घन का आयतन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब, भुजा क्यूब, और नए घन की भुजा कितनी है, x है। 8 क्यूब, दूसरे घन की भुजा 6 क्यूब, तीसरे घन की भुजा 1 का क्यूब। x क्यूब ऐसा कैसा, 8 का क्यूब हो गया 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1। इधर x क्यूब ऐसा कैसा, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। यहाँ क्यूब है, इसको उस साइड भेजेंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो √729, और यहाँ लग जाएगा 3, जिसका मतलब है घनमूल, यानी 729 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो ये 729 अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 3 का भाग जा सकता है इसमें, 3 दूने 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 घंटे 24, 3 एकम 3, 27 तिया 81, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 1 और ये 2। तो ये यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, यानी जो इसकी भुजा है वो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये तो आ गया x का मान, लेकिन हमें x नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नए घन का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमें पता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर में a मान लेता हूँ उसको, 6 इंटू भुजा स्क्वायर मान रख देंगे इसमें। तो a बराबर हो गया 6 इंटू भुजा कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 81, 6 एकम 6 और 6 अंटे 48, 486 सेंटीमीटर क्यूब। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 486 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से इसको। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है।
इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखो नॉर्मली जो संदूक होगी ना वो किस आकृति की मानी जाएगी, तो घनाभ की आकृति का हम उसको मानेंगे। जब तक वो खुद नहीं कहता है कि ये वर्ग है या वृत्ताकार रूप में है, तब तक उसको हम क्या मानते हैं, घन मानते हैं। जैसे छोटी क्लासों में जब हम 2D पढ़ते थे, द्विविमीय ज्यामिति, तो उसमें हम आयत मानते थे, यहाँ हम घन मानते हैं त्रिविमीय ज्यामिति में, तो इसको घन मानेंगे। अब संदूक के ऊपर कवर लगाना है, तो कवर लगाएंगे तो उसकी आकृति के हिसाब से लगेगा, यानी संदूक की आकृति कैसी है, घनाभ, तो उसका केवल पृष्ठ काम में आएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देंगे और ऊंचाई की जगह ऊंचाई रख देंगे। जैसे ही उसको मान रख के अमल करेंगे तो हमें आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। घन के प्रत्येक पृष्ठ के लिए ये कह रहा है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ किस आकृति का होगा, तो वर्गाकार कह सकता हूँ क्या मैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ सबसे पहले। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वर्ग है, तो वर्ग से ही इसका प्रत्येक पृष्ठ शुरू होता है। तो ये हमने बना दिया घन, ठीक। प्रत्येक पृष्ठ इसका 100 वर्ग सेमी है। घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर 100 वर्ग सेमी, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे ये क्या कह रहा है, देखो, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें उसके समान भाग का। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अगर इसको आधार के समांतर हम काटते हैं तो आधार क्या है, ये है आधार, समांतर हो गया ये। तो जैसे इसको आधार के समांतर काटेंगे तो ये 2 बराबर घनों में घनाभ में डिवाइड हो जाएगा। बीच में से काटने में क्या बन जाएंगे, 2 घनाभ बन जाएंगे। उसमें से हमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस घन की भुजा क्या है, जो कि यहाँ से निकल सकती है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। भुजा बराबर हो गया अंडर रूट 100। और हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो भुजा आ गई इसकी 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। चित्र बनाकर अगर हम करेंगे तो आसानी से हम प्रत्येक चीज को समझ पाएंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि घन की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। किसकी, घन की। घनाभ की बात करें अगर अपन, तो इसको काटने से क्या बन जाएंगे, घनाभ बन जाएंगे, ठीक है ना। आधार के समांतर इसको काटेंगे तो क्या बन जाएंगे, घनाभ बन जाएंगे 2। अब हमें प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें घनाभ की लंबाई पता लगानी पड़ेगी, चौड़ाई पता लगानी पड़ेगी और ऊंचाई पता लगानी पड़ेगी। तो हम देख पा रहे हैं चौड़ाई, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको काटने से, तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी लंबाई। चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई जो है वो आधी हो गई है, यानी कितनी हो गई, 10/2। काटने में कितना आ जाएगा, 5। तो ये भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम ये मान लेंगे। सूत्र क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रखेंगे इसमें ए बराबर 2 इंटू लंबाई की जगह हम रख सकते हैं 10, चौड़ाई की जगह 10 प्लस चौड़ाई की जगह 10, ऊंचाई की जगह 5 प्लस ऊंचाई की जगह 5 और लंबाई की जगह वापस 10। हल करेंगे इसको तो ए बराबर 2 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 100, 10 इंटू 5 हो गया 50, फिर आगे भी कितना हो गया 50।
तो ये हो गया ए बराबर 2 इंटू 100 और ये कितना हो गया 100 यानी 200। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ए बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए इसको, कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, बगैर ढक्कन का बक्सा एक 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 दी हुई है, बाहरी चौड़ाई 116 है और बाहरी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इस पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि पेंट की दर कितनी है 2 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी है। देखते हैं किस तरीके से ये हो सकता है। तो इसमें जो बक्सा दिया हुआ है, बक्सा किस आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का होगा। मैंने अभी भी समझाया आपको कि जो आकृति है उसको हम कैसा मानते हैं, घनाभ के जैसा मानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि वो जो है कितने 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो बक्से में लगी लकड़ी की मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसकी जो बाहरी लंबाई है वो है 146 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई जो है ये है 116 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई कितनी है इसकी 83 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो कह रहा है कि इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद करो, जबकि इसमें जो माप दी हुई है वो कहाँ की है, बाहर की है सारी। तो हमें अंदर के मान निकालने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो, बक्से की आंतरिक लंबाई बराबर, तो हम देख पा रहे हैं बाहरी लंबाई कितनी है 146। तो अच्छे से समझिएगा, बक्से में क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है बक्सा। ये यहाँ हमारे पास प्रश्न किसका है, लकड़ी से बने बक्से का है। तो हम देख पाते हैं कि बक्से में लकड़ी की कोई ना कोई मोटाई होती है, जो कि यहाँ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई में हम देखेंगे ना, तो इस साइड भी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी होगी और इस साइड भी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी होगी। अगर हम 3 इधर घटा दें 3 इधर घटा दें तो हम बक्से के अंदर की माप निकाल पाएंगे। यानी हम 146 में से एक साइड से 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी कम कर देंगे और दूसरी साइड से भी 3 कम कर देंगे, तो टोटल 6 हो गया। तो 146 माइनस 6 कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी आंतरिक लंबाई। इसी प्रकार आंतरिक चौड़ाई क्या हो जाएगी 116 माइनस वही 3 सेंटीमीटर एक साइड 3 सेंटीमीटर दूसरी साइड, तो 116 माइनस 6 यानी 110 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें आंतरिक ऊंचाई की, तो आंतरिक ऊंचाई में से केवल 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो 3 ही क्यों घटेगा, क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। तो ढक्कन नहीं है तो 3 सेंटीमीटर पहले ही कम हो गई मोटाई। ठीक है, तो 83 में से केवल 3 ही घटेगा। तो ये इसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। अब हमें ये कह रहा है इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद करो। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदर की ओर अगर पेंट करेंगे तो अंदर केवल पृष्ठ पे पेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा, न कि आयतन। तो जो रंग करने योग्य क्षेत्रफल है वो हम पता लगाएंगे कि कितना क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ रंग किया जा सकता है। तो देखते हैं, देखो, रंग करने योग्य क्षेत्रफल। तो रंग करने योग्य क्षेत्रफल को मैं ए मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लेकिन हमें जो मान दिए हुए हैं उसमें लकड़ी का जो बक्से का जो ऊपर का हिस्सा है यानी ढक्कन जो है वो है ही नहीं इसमें। तो उस ढक्कन को कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा कितना लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ढक्कन कैसा आयताकार, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है इसका आयताकार। तो ये हो जाएगा, देखो कितना 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस
ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हम लिख सकते हैं सूत्र। सूत्र में मान रखना है और हल करना है। देखो हल करते हैं क्या आता है। देखिए किस तरीके से हल हो सकता है ये। ए बराबर हो गया 2 इंटू लंबाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं 140, फिर 110 चौड़ाई की जगह प्लस चौड़ाई 110, ऊंचाई 80, फिर ऊंचाई 80 लंबाई 140, ठीक है, माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 140 इंटू 110। तो ये आ जाएगा ए बराबर 2 इंटू ऐसा कैसा 140 को 110 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो ऐसी कैसी 44 के 4 हासिल के 4 और ये 15 यानी 15,400 प्लस 88 और 2 जीरो ऐसा कैसा यानी 8,800 और ये आ गया कितना 0 0 11,200, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा कितना 2 जीरो ऐसा कैसा 15,400, ठीक है। हल करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ तक तो हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे। ए बराबर 2 इंटू ऐसा कैसा, तो ये कितना हो गया देखो 2 जीरो ऐसा कैसा 2 और 8 10 के 0 सॉरी 2 और 8 10 10 और 4 चौड़ाई के 4 हासिल के 1 और 1 2 2 और 8 10 10 और 5 15 के 5 हासिल के 1 और 1 2 2 और 1 3 35,400 माइनस 15,400 ऐसा कैसा। ये आ गया ए बराबर 2 से गुणा कर लो इसको 0 0 2 चौके 8 2 पंजे 10 की 0 हासिल के 1 2 3 6 और 1 7 माइनस 15,400। तो जैसे हम इसको घटाएंगे ना ये आ जाएगा 55,400 घटाने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जिस पर हमें पेंट करना है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। ये रंग करने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा 55,400। आगे कैसे हल कर सकते हैं देखो हमें दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग कराने का व्यय है 2 रुपये। तो हम यहाँ से 1 के लिए निकाल लेंगे एक नियम के अनुसार। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो गया 2/1000 रुपये। अतः हमारे पास एरिया कितना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे रंग कराने का व्यय क्या हो जाएगा 2/1000 इंटू 55,400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको गुणा करेंगे तो ये 8 जीरो और ये 1 नीचे बच रहा है 10 तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 110.8 रुपये इसका उत्तर होगा। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। तो हम क्या करेंगे देखो इसमें माना घनाभ की लंबाई बराबर L, चौड़ाई को हम B मान लेंगे, ऊंचाई को हम H मान लेंगे। संकेत हम इसलिए मान रहे हैं ताकि ये आसानी से लिखी जा सके और प्रश्न आसानी से हल हो सके। तो इनका योग दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। तो जो पहली शर्त है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फर्स्ट शर्त से लिख सकते हैं L प्लस B प्लस H बराबर 19 सेंटीमीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। अब हम सब जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो जो सेकंड शर्त है इसकी या सेकंड कंडीशन है वो क्या है देखो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कितना 11। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर में है जबकि ये स्क्वायर में नहीं है, पहली चीज़ तो ये। और यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है उस पर अंडर रूट नहीं है। तो पहले तो इसका अंडर रूट हटाएं। अंडर रूट हटाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर अंडर रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तो किस में है, स्क्वायर में, जबकि ये सामान्य रूप में है। तो इसका भी क्या करें, हम स्क्वायर करें यानी समान बनाए इसको। तो जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो दोनों पक्षों में होगा, यानी हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये खुलेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, जो कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसी से मैं इसको खोल रहा हूँ। a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। ठीक है, यहाँ तक आगे हल करते हैं। देखो हम देख पा रहे हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह समीकरण 2 से कितना रख सकते हैं, 121 रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से तो यहाँ आ जाएगा क्या, देखो इसकी जगह तो आ गया 121 प्लस, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है सभी जगह, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। ठीक, 121 को इधर भेज देंगे, यहाँ प्लस में उधर जाते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा देखो क्या, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121। ठीक है यहाँ तक। तो ये देखो क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी मैं इसको कह सकता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये घटाने पे देखो क्या हो गया, 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तो पूछ रहा था हमें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये क्या आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा इसको, देख लीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखो क्या है। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है, तो कोई कमरा है जिसका फर्श कैसा है, वर्गाकार है। अब फर्श वर्गाकार है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। तो ये किस आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, घन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कोई कमरा है जिसकी आकृति घन के आकार की है, जिसकी भुजा कितनी है, 6 मीटर। पिछले क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श, तो कमरे की वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है ये, कमरे के अंदर 180 घन मीटर हवा है। तो कमरे में भरी हवा का आयतन लिख सकते हैं हम इसको। तो कमरे के अंदर हवा भरी हुई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं, जो कि कितना है 180 घन मीटर यानी 180 मीटर क्यूब। ठीक, ध्यान दीजिए आगे। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो यहाँ ये ऊंचाई पूछ रहा है। अब नॉर्मली कमरे के अंदर हवा भरी हुई है, कमरा किस आकृति का है, घन की आकृति का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो, अर्थात भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 180 मीटर क्यूब। ठीक, अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो हमारे पास तो यही चीज है, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो, भुजा स्क्वायर इंटू भुजा बराबर 180 लिख सकते हैं। इस एक भुजा को मैं हटा के और इसकी जगह लिख रहा हूँ ऊंचाई, लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है घनाभ के अंदर तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसके अंदर घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का काम भुजाई करेगी। भुजाई ही लंबाई की जगह होगी, फिर चौड़ाई की जगह भी भुजाई होगी और ऊंचाई की जगह भी भुजाई होगी। ठीक है,
तो भुजा की जगह तो 6 रख देंगे, तो 6 का स्क्वायर, ऊंचाई ऐसे की ऐसी, चाहे तो हम संकेत मान सकते हैं, x मान सकते हैं, h मान सकते हैं, बराबर 180। तो ये हो गया ऊंचाई बराबर 180 बटे हुए 6 का स्क्वायर है यानी 6 इंटू 6, 6 से ये कट गया, 6 18 यानी 30, और 6 से ये कट गया 5 बार, यानी ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 5 मीटर। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है आसानी से। देख लीजिए फटाफट इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ मान तो किस में है, मीटर में, और कुछ मान सेंटीमीटर में। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उनके मात्रक समान होने जरूरी है, तो इनके मात्रकों को समान करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो मान है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम मीटर वाले मान को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो एक तो दीवार के लिए कह रहा है, एक ईंट के लिए कह रहा है। देखो, तो दीवार की माप में लिखता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। दीवार की लंबाई हो जाएगी कितनी, देखो कितनी दी हुई है, 44 मीटर। 44 मीटर हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर देंगे 44 इंटू 100, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4400 सेंटीमीटर, यानी 4400 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है, देखो 1.5 मीटर, ये है इसकी क्या चौड़ाई, सॉरी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो मैं पहले चौड़ाई लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा उससे। चौड़ाई है इसकी 85 सेमी, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दीवार की ऊंचाई इसमें दी हुई है 1.5 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। पॉइंट हटा के नीचे 10 मान सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 को 10 से गुणा किया तो 150 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई दीवार की माप। अब एक ईंट की माप दी हुई है, देखो इसमें क्या, दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो एक ईंट की लंबाई दी हुई है कितनी, देखो 22 सेमी, चौड़ाई दी हुई है 10 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 17 सेमी। इस तरीके से अगर माप लिखी हुई हो 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी, तो पहला मान लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा और तीसरा ऊंचाई होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखो आगे। दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें नहीं पता कितनी ईंटें चाहिए, तो हम उसको मान लेंगे कि हमें n ईंटों की आवश्यकता है। माना दीवार बनाने में लगी ईंटें या ईंटों की संख्या बराबर n, ये मैंने n मान ली। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा यहाँ से। तो यहाँ स्थिति क्या है, देखो यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि आयतन काम में आ रहा है या क्षेत्रफल काम में आ रहा है। तो यहाँ दीवार जो है वो ईंटों से बन रही है, यानी ईंटों के द्वारा एक जगह घेरी जा रही है वहाँ, यानी क्या काम में आएगा, आयतन काम में आएगा। पृष्ठ पे ईंटें नहीं लग रही, उसके अंदर लग रही है। तो और दूसरी चीज क्या कि ईंटों से ही दीवार बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि दीवार में लगी ईंटों का आयतन और उस दीवार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इसी कंसेप्ट से हम आगे हल करेंगे। देखो क्या कह सकते हैं, तो n ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन लिख सकते हैं। ऐसा प्रश्न होगा इजी, लेकिन हमें सबसे पहले उसके मात्रक समान करने पड़ेंगे। अगर मात्रक समान नहीं है तो निश्चित रूप से वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो n इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ एक ईंट का आयतन, क्योंकि हमारे पास जो माप है वो एक ही ईंट का है और प्रत्येक ईंट उसी माप की है। और इधर दीवार का आयतन ऐसा करें। बात करें सूत्र की, तो दीवार भी घनाभ की आकृति की होगी और ईंट भी किस आकृति की होगी, घनाभ की आकृति। तो n इंटू ईंट का आयतन वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं इधर लिख देता हूँ सूत्र, घनाभ का आयतन।
तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। तो n इंटू ये हो गया देखो कितना। तो इसको और इजी करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इस एक ईंट के आयतन को हम इधर भेज देते हैं तो केवल n बचेगा, यहाँ दीवार की संख्या आ जाएगी डायरेक्ट। तो n बराबर क्या हो गया देखो, दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम देख पा रहे हैं इसमें कि दीवार भी कैसी है, घनाभ की आकृति की है। तो वही दीवार का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, और एक ईंट के आयतन का मतलब भी क्या हो गया, घनाभ का आयतन। तो इसको हल करते हैं। देखो देखिए ध्यान दो आगे। तो n बराबर दीवार की माप कितनी कितनी आई थी देखो, पहला मान आ गया 4400, ये तो होगी लंबाई। चौड़ाई पहले से दी हुई है 85 सेंटीमीटर में है पहले से, और ऊंचाई आ गई 150। ईंट के लिए क्या हो गया 22 इंटू 10 इंटू 17। ठीक है, कट रहा है जिसको काट दो। 17 से ये कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया देखो कितना, 22 दूने 44 यानी 200, और ये 2 से कट गया कितने बार, 100 बार। तो ये आ गया n बराबर 100 इंटू 150। गुणा करेंगे तो ये 15 एकम 15 और 3 जीरो ऐसी, यानी जो ईंटों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 15,000। तो 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा इस पर। तो यहाँ बात कर रही है कमरे की। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये बात करता है कमरे से संबंधित या बक्से संदूक से संबंधित, तो उसको हम घनाभ ही मानेंगे जब तक कोई विशेष आकृति के बारे में ये खुद नहीं कहता है। तो ये कह रहा है कि उस कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो कमरा है वो घनाभ की आकृति का है। तो सबसे लंबी छड़ कहाँ रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो इतनी लंबी नहीं रख पाएंगे, ऐसे भी नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर हम विकर्ण के रूप में रखते हैं तो सबसे लंबी छड़ रख पाएंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें घनाभ का विकर्ण निकालना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, लिखते हैं। देखो क्या है, 10 मीटर तो लंबाई है, 9वां क्वेश्चन है ये। घनाभ की लंबाई बराबर कितनी है, देखो घनाभ की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई देखिए क्या है 8 मीटर, और ऊंचाई है इसकी 6 मीटर। ठीक है, छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, घनाभ की विकर्ण की लंबाई के बराबर, जो कि क्या हो जाएगी, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लिख सकते हैं। छड़ की लंबाई को मैं l मान लेता हूँ। तो l बराबर क्या हो गया देखो, √ 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो l बराबर √ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो l बराबर देखो क्या हो गया, तीनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 64 कितना हो गया, 100, 100 और 100 200। ठीक है, 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी बार तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ तो मान आएगा। ये 50, 25, 5 और 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी दिक्कत आती है तो मैं समझा दूंगा आपको, दूसरी प्रश्नावली में आप अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। तो यहाँ जोड़े बन रहे हैं, एक तो 2 का बन गया, एक 5 का बन गया। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो l बराबर आ गया 2 इंटू 5 तो बाहर हो गया, और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो अंदर रहेगा, यानी √2 अंदर ही रहेगा। तो ये l बराबर आ गया 2 पंजे 10, 10 √2 मात्रक क्या है, मीटर। यानी इस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। आगे होगा शायद समझ में, और देख लीजिए आप एक बार अच्छे से।
अगर हम इसको और आगे हल करना चाहें तो √2 की जगह हम मान रख के हल कर सकते हैं। √2 का मान क्या हो जाएगा? 1.414। ठीक है, √2 की जगह अगर हम मान रखेंगे तो L बराबर 10 इंटू 1.414 और 10 से गुणा करोगे तो 14.14 या 14 मीटर, ये इसका उत्तर आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों आंसर हम लिखेंगे। अगर √2 का मान रखते हैं तो 1.414 रख के हम हल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। मोस्ट लगा लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी 10 देखिए। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। देखो दिया हुआ क्या है, घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, ये पहले से दिया हुआ है। ये पूछ रहा है उसकी भुजा ज्ञात करो। ठीक है ना, 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब बराबर 512। क्यूब हटाएंगे तो उधर अंडर लग जाएगा। भुजा बराबर 512, अंडर लगेगा लेकिन यहाँ 3 लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि 512 का हमें घनमूल निकालना है। तो अगर आपको याद है तो 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो भुजा आ जाएगी इसकी 8 मीटर। अच्छा, 8 कैसे हुआ किसी को अगर पता नहीं है तो देख लीजिए इधर। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं हम घनमूल निकालने के लिए। तो 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो 1 2, 2 दूने 4, 2 घंटे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ये हो गया 32, 16, 8, 4, 2 और 1। 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 जोड़े बन रहे हैं। ये 2, 2 और 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो 8 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है। इसमें दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इनके माप सही से चेक करेंगे कि कोई मान जो है वो अलग तो नहीं है। अगर अलग है तो आप उसको चेंज करें, और अधिकतर ऐसी स्थिति में छोटे मात्रक में चेंज किया जाता है। ठीक है ना, यानी सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इसमें दिया हुआ है 5:3:2। तो क्या कर सकते हैं? देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 11 आप कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुपात दिया हुआ है उसका। तो जब भी अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसी को मान लेते हैं। तो माना घनाभ की लंबाई 5x, दूसरा अनुपात है 3, तो 3x चौड़ाई होगी, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। तो हम इसी को मान लेंगे। 5:3:2 का मतलब 5x लंबाई हो गई, चौड़ाई होगी 3x, ऊंचाई होगी 2x। आगे क्या पूछ रहे थे? यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, तो लिखते हैं। देखो उसको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे इसमें, तो इसकी जगह मैं सूत्र लिख सकता हूँ। सूत्र क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, जो कि आपको याद है, मुझे पता है, बराबर 558। 2 यहाँ गुणा में उधर जाती हैं, भाग लग जाएगा, और इन वैल्यू को हम रख देंगे साथ के साथ। तो 2 तो उधर चल जाएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 558/2। और इधर मान रखते हैं। देखो, लंबाई की जगह 5x, चौड़ाई की जगह 3x, फिर प्लस चौड़ाई की जगह 3x, ऊंचाई की जगह 2x, प्लस ऊंचाई की जगह 2x और लंबाई की जगह 5x। ठीक है, यहाँ तक 5 इंटू 3 हो गया 15x स्क्वायर, प्लस 3 दूने 6x स्क्वायर,
2 पंजे 10x², और ये कट गया देखो कितना, 2 दूनी 4, 2 सात 14 और 2 नाम 18, यानी 279। क्या आ जाएगा देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना, 15 और 6 21, 21 और 10 31x², तो ये हो गया 279। 31 यहाँ गुना में, इधर आते ही भाग लग जाएगा क्योंकि हमें मान x का चाहिए। ठीक है, तो x² बराबर 279 बटे 31। 31 का भाग लगाएंगे आप तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि हमें मान x का चाहिए, x² का नहीं चाहिए, तो √9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर आ जाएगा 3। लेकिन x बराबर 3 उत्तर नहीं है, उत्तर कुछ और होगा। क्या होगा देखिए उसमें, तो x की जगह आ रहा है हमारे पास 3। अब हमें अच्छी तरह से पता है हमने ऊपर क्या माना हुआ है, देखो ऊपर हमने माना हुआ है जनाब की लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 2x। तो इन्हीं से हम उसके मान लिखेंगे, तो मान निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो 5x इसकी लंबाई है, तो x की जगह मान रखते हैं उसका, तो आसानी से हम तीनों मान लिख पाएंगे। तो जो घनाभ की लंबाई है ये मानी हुई है हमने 5x, तो क्या हो जाएगी 5 × 3 यानी 15। मात्रक हो जाएगा इसका, मान किस में दिए हुए हैं, cm² यानी सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी इसकी क्या मानी हुई है 3x, तो 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2x, मतलब 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से आ जाएगी। देखो ये कह रहा है ना, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब क्या होता है, कोर जानते हैं हम अच्छी तरह से, जैसे ये बोर्ड की कोर है, लेकिन आकृति के लिए क्या हो जाएगी, उसकी भुजा हो जाएगी। तो कोर अगर कहता है तो भी उसका मतलब भुजा ही है, और भुजा कहता है तब तो भुजा उसका मतलब होगा ही होगा। ठीक है, तो ये थी आपके सामने प्रश्नावली 16.1। तो 16.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा 16.2 से संबंधित क्वेश्चन। इनको अच्छे से आप दोहराएं और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।